नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। सोने को लेकर सरकार लगातार चिंतित है। सरकार की कोशिश है कि सोने और चांदी का कम से कम इंपोर्ट हो। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने तमाम बैंकों से ये जानकारी मांगी है कि 2023 के बाद उन्होंने किस किस को गोल्ड लोन दिया है, यानी गोल्ड मेटल लोन जो दिया गया है उसकी भी जानकारी मांगी गई है। और जो लोगों ने गोल्ड रखकर बैंक से लोन लिया है उसकी भी जानकारी मांगी गई है। किस तरह से इस पूरी खबर को देखा जाए, आखिर क्यों बैंकों से वित्त मंत्रालय ये जानकारी मांग रहा है, इसे समझते हैं वित्तीय एक्सपर्ट विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी से। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, ये जो खबर आई है कि वित्त मंत्रालय ने बुलियन इंपोर्ट करने वाले बैंकों से भी जानकारी मांगी है गोल्ड मेटल लोन और बाकी लोन की, तो इसे किस तरह से देखा जाए सर? 2023 से लेकर अभी तक के सारे रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है। जी हाँ, भारत सरकार चिंतित थी कि $72 बिलियन का 721 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ पिछले साल। $72 बिलियन का इसकी इंपोर्ट की मात्रा भले ही कम हुई पर वैल्यू इसकी बढ़ गई। हम्म। तो भारत सरकार को चिंता हो रही थी कि $72 बिलियन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गोल्ड के इंपोर्ट में चला गया। तो आखिर किसने किया, कितना किया और कैसे किया और क्यों किया? हम्म। इन सवालों का जवाब लेने के लिए पहले हम समझ लेते हैं विक्रांत के गोल्ड मेटल लोन क्या होता है, जी। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं, इसके बारे में नहीं सुना होगा। हाँ। तो गोल्ड मेटल लोन क्या होता है कि जब जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं और कुछ बड़े इंपोर्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बैंक की बात करता हूं, चलिए, बैंक जब आगे ग्राहक, उसके पास कोई बड़ी ज्वेलर आता है, ज्वेलरी कंपनी आती है कि भाई हमें 100 किलो गोल्ड चाहिए, हम्म। उसके लिए हमें लोन चाहिए। तो ये बैंक क्या करते हैं, ये कहते हैं हम आपको सीधा गोल्ड ही मंगा देते हैं, आप हाँ। हमसे गोल्ड लोन ले लो। मतलब हम्म। ये क्या करते हैं, ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से और गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं और ऐसे के ऐसे ही उस गोल्ड को उस ज्वेलर को दे देते हैं। हाँ। इसको बोलते हैं गोल्ड मेटल लोन, यानी कि ये लोन कैश रूप में या हाँ। बैंक ट्रांसफर के रूप में नहीं दिया जाता, गोल्ड सीधा ही पास ऑन कर दिया जाता है ज्वेलर को। हम्म। क्यों ऐसा होता है, इससे फायदा क्या है? एक तो ज्वेलर को फायदा ये है कि उसको उसका वर्किंग कैपिटल उतना फंसता नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, गोल्ड उनसे ले लेता है। हम्म। अब उसकी ज्वेलरी बनानी है, जो भी बनानी, ज्यादातर ज्वेलर्स ही करते हैं। उसकी ज्वेलरी बनवा के जब उसकी ज्वेलरी बिकती है, हम्म। तो वो बैंक इनसे, अब बैंक की कमाई क्या कैसे होती है इसमें, कि एक तो वो गोल्ड उस ज्वेलर को दो तरीके से वापस करना होता है। या तो वो गोल्ड पूरा जो उसने लिया है वापस करेगा और इस गोल्ड का फिर इस्तेमाल बैंक आगे किसी ज्वेलर के लिए कर लेगा जब वापस गोल्ड आ जाएगा। हम्म। या फिर इस अमाउंट के बराबर जो कैश है वो हाँ। ब्याज लगा के बैंक को वापस देगा। तो दो तरीके से ये गोल्ड मेटल लोन वापस दिया जाता है। हम्म। तो बैंक की कमाई या तो ब्याज के रूप में, दोनों तरीके से ब्याज के रूप में होती है, पर एक में कैश प्लस ब्याज होता है, एक में गोल्ड प्लस ब्याज होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि बैंक को जितना गोल्ड 100 किलो लिया है तो अब 105 किलो, 110 किलो वापस करना होता है। हम्म। तो वो गोल्ड एक्रीशन हो जाता है उस पर। ये बैंक की कमाई होती है। तो अब सरकार को ये लगा कि भाई इन लोगों ने, जो बैंकों ने, बड़े बड़े बैंकों ने, क्योंकि जो छोटे मोटे ज्वेलर ने इंपोर्ट किया है वो तो किसी ने 10 किलो, किसी ने 20 किलो, किसी ने 50 किलो, पर ये टनों के हिसाब से जो गोल्ड यहाँ इंपोर्ट हुआ है इतना भारी मात्रा में, तो ये देखा गया कि ये बैंक्स ने इंपोर्ट किया है। तो सरकार ने सोचा भाई बैंक्स ने क्यों गोल्ड इतना इंपोर्ट किया, बैंक कोई ज्वेलर है। तो ये समझ में आया कि हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस गोल्ड मेटल लोन को पूरा रेगुलेट करता है। हाँ। तो सरकार ने उसको रिकंसाइल करने के लिए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गोल्ड इंपोर्ट की परमिशन दी इन बैंकों को, और जो बैंकों के अपने रिकॉर्ड में, इसको रिकंसाइल करने के लिए सोमवार तक जवाब मांगा है हाँ। बैंकों से कि आप हमें बताइए कि गोल्ड मेटल लोन आपने 2023 के बाद पिछले 3 साल में कितना लिया है। हम्म। तो सरकार, इससे दो तीन पर्पज सॉल्व होंगे। एक तो ये पता लगेगा विक्रांत के जो टोटल गोल्ड इंपोर्ट हुआ है हाँ। उसमें से इन बैंकों ने कितना किया है, नंबर वन। हाँ। क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि ज्वेलर्स का काम रुके। हाँ। जो ज्वेलरी बिकने का काम है, जो ज्वेलरी का पूरा बिजनेस है, जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से, ऐसा माना जाता है सूरत वगैरह में और जगह भी 80-85 लाख हम्म। लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो वो इंडस्ट्री चलती रहे। इसके तो जो बाकी जो बचेगा, जो गोल्ड मेटल लोन्स के अलावा जो गोल्ड आया है, फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा कि ये अब किस किस ने मंगाया, जो इंपोर्ट हाउसेस हैं,
और फिर इससे स्मगलिंग वगैरह का भी पता लगता है कि जो टोटल गोल्ड आया है वो कितना देश में एंटर किया, कितना सिस्टम में हमारे गोल्ड घुसा, और ऑफिशियल तौर पे कितना रहा, अनऑफिशियल तौर पे कितना रहा, वगैरह वगैरह। तो ये मैं समझता हूँ ये जानकारी, और आगे हो सकता है इस जानकारी के बाद विक्रांत ये भी चांस है कि गोल्ड इंपोर्ट पे रैशनिंग की जाए, जैसे सिल्वर पे की गई। आपको पता होगा कच्ची सिल्वर पे, गोल्ड डस्ट पे और गोल्ड की बार्स और ब्रिक्स पे अब आपको लाइसेंस लेना पड़ता है डीजीएफटी से, आप सीधा इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। पहले फ्री था ये, हाँ। जितना मर्जी आप मंगा सकते थे। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार और रिजर्व बैंक के डेटा कोलेक्ट कर रहे हैं और इसके बाद गोल्ड पर रैशनिंग की जाए इंपोर्ट पर, यानी कि खुले तौर पे आप जितना मर्जी गोल्ड मंगाते जाएं, ऐसा नहीं होगा। और क्योंकि ईटीएफ्स हम्म। और म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो गोल्ड मंगाते हैं, ईटीएफ को भी आपको पता होगा कि उनको भी अपने वॉल्ट में रखना पड़ता है, वो ऑलरेडी सेबी के रिकॉर्ड में है। हम्म। ये जो था गोल्ड मेटल लोन्स, अभी तक कोई परवाह इतनी नहीं करता था कि ठीक है आपने 100 किलो वहां से मंगा लिया, आगे आपने 10-10 किलो 10 ज्वेलर्स को दे दिया, उसके बाद 1-1 किलो का उस पर ब्याज ले लिया, वगैरह वगैरह। और ज्वेलर्स को इससे फायदा ये होता था, उनका वर्किंग कैपिटल फंसता नहीं था, कैश वर्किंग कैपिटल नहीं फंसता था। लोन गोल्ड लिया और बेचा, जब बिक गया तो या तो गोल्ड उतने बराबर का वापस कर दिया या उतने बराबर का उसका सेटलमेंट कर दिया कैश में, उसमें ब्याज जोड़ के। तो ये गोल्ड मेटल लोन का सारा खेल है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में मैं मुझे उम्मीद है कि जानकारी नहीं होगी, कभी आपने सुना नहीं होगा कि बाहर से गोल्ड मिलाया और उसी गोल्ड को आगे लोन के तौर पर दे दिया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तानिष्क है, कल्याण ज्वेलर्स हैं, और आपके अब तो ये इंद्रिया है जो आदित्य हाँ। बिरला ग्रुप ने शुरू किया है, मलाबार गोल्ड है। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, खासकर जो कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, इनका बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड आता है। तो हो सकता है कि वो उन कंपनीज में से हो जो इसको अवेल करती हों, या शायद और बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स हों। पर बैंक जरूर इस समय रेडार में है, बैंक को ये डेटा जमा करने को कहा है। कोई बैंक के ऊपर कोई ये लांछन नहीं लग रहा है, क्योंकि हाँ। बैंकों ने मंगाया भी था हाँ। तो उन्होंने रिजर्व बैंक की जानकारी से मंगाया है, ऐसे नहीं ला सकते आप, बैंक ऐसे हाँ। कैसे गोल्ड मंगा लेगा। तो हम्म। कोई ऐसी चीज नहीं है कि बैंकों ने चुपचाप इतना गोल्ड मंगा लिया और आगे गोल्ड मेटल लोन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को अब कंसोलिडेट किया जा रहा है, उनका एनालिसिस किया जा रहा है कि $72 बिलियन का, 31.7 या 31.8 मैं राउंड करके बता रहा हूँ, हाँ। $72 बिलियन का पिछले साल जो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है, दुनिया की भारत की सॉरी तीसरी बड़ी कमोडिटी इंपोर्टेड ये है इस समय। हाँ। तो आखिर ऐसा क्या प्रेम है भारतीयों का गोल्ड से कि ये तीसरी सबसे बड़ी इंपोर्टेड कमोडिटी बन गई, इतना बहुमूल्य हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इसमें चला गया विक्रांत। सर, ये जो आपने हिंट भी किया कि रैशनिंग हो सकती है, तो क्या कोई सोने को लेकर भी मेजर पॉलिसी डिसीजन भी आपको लगता है? क्योंकि सरकार इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रही है, सभी बैंकों से डाटा मांग रही है और मंडे तक देने को कहा है इतने कम समय में। तो क्या सरकार के दिमाग में कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है? जिस प्रकार से चांदी पे हुआ है विक्रांत, उसी प्रकार का मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि जो ज्वेलरी मेकिंग है हाँ। उस पे रैशनिंग डीजीएफटी करे, जो बाकी लोग इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे जयपुर में, मुंबई में, दिल्ली में जो बड़े सराफा बाजार हैं, ये 3-4 जगह हैं, जयपुर में हाँ। है, मुंबई में है, दिल्ली में है। तो ये इन बड़े सराफा बाजारों में कुछ बड़े इंपोर्टर्स भी हैं गोल्ड के, क्योंकि अभी तक तो देखिए कोई किसी ने सोचा नहीं था, रोक टोक नहीं थी। तो सरकार एनालाइज कर रही है कि कौन लोग हैं इंपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है जैसे चांदी पे आपको डीजीएफटी की परमिशन लेके हम्म। अब आप इंपोर्ट करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि शायद उसी प्रकार की रैशनिंग गोल्ड पर भी आने वाले समय में आ सकती है, जहां की आपको डीजीएफटी से पहले बताना पड़ेगा आप किस लिए मंगाना चाहते हैं, आप कौन है, कितना मंगाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे इसका, ये सब जानकारी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आप इंपोर्ट कर पाएंगे, जैसे चांदी में अब सिस्टम शुरू हो गया है। सर, ये एक चीज और समझाइए कि ये केवल गोल्ड मेटल लोन, यानी कि जो बैंक ज्वेलर्स को देते हैं उस वाले लोन की जानकारी मांगी गई है, या जो पब्लिक, आम पब्लिक, क्योंकि इस खबर के बाद एक ये भी बात फैली है कि आम पब्लिक जो गोल्ड लोन लेती है बड़े पैमाने पर, उसकी भी जानकारी मांगी गई है? उसकी भी जानकारी मांगी गई है, इसलिए कि सरकार डिफरेंशिएट करना चाहती है कि लोगों के घर से जो लोन निकल के आ रहा है, जो गोल्ड आ रहा है, हाँ। उस पर कितना लोन लिया जा रहा है, और जो गोल्ड मेटल लोन के जरिए कितना डिसबर्समेंट हो रहा है। तो हाँ। मुझे लग रहा है एक तो दोनों में, क्योंकि कई बार मिक्स हो जाता है मामला। हाँ। कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स भी हैं जो गोल्ड लोन्स देते हैं। हम्म। वैसे तो आपने मुथूट वगैरह का, हाँ। मन्नापुरम, इन लोगों का सुना होगा जो ये लोग देते हैं। पर कुछ बैंक्स भी गोल्ड पर लोन देते हैं। फेडरल बैंक इसमें मेरे दिमाग में आ रहा है, जो हाँ। नेशनलाइज्ड बैंक में से एक है जो गोल्ड पर लोन देता है। तो ये सरकार देखना चाहती है कि ये लोगों, अब होता क्या है कि बैंक की किट्टी में लोगों का गोल्ड भी आ गया, हाँ। उधर इंपोर्ट किया हुआ गोल्ड भी आ गया। तो एक बैंक के पास, बैंक ए के पास उदाहरण करें
1 टन गोल्ड आ गया। हाँ। अब 1 टन को उसने ज्वेलर्स को लोन दिया, कुछ उसमें से वो वाला लोन है, कुछ उसमें से वो वाला गोल्ड है, कुछ वो वाला गोल्ड है। हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग गोल्ड लोन लेते हैं, अगर आप हार दे के आए हैं हाँ। तो आप जब गोल्ड लोन स्क्वायर करेंगे आपको वापस हार ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसके बदले में हाँ। ब्रिक दे दी जाएगी, ये स्वीकार नहीं होता है। हाँ। परंतु कई बार बुलियन भी इस तरीके से प्लेज किया जाता है बैंक में। और मुझे लग रहा है ये जो लोगों से रिटेल लोन की सरकार जानकारी मांग रही है, ये शायद इसलिए भी मांग रही हो कि बहुत से लोगों ने विक्रांत, क्या हुआ था कि अपना जो 2 नंबर का खरीदा हुआ, दो हाँ। नंबर का मेरा मतलब कैश में खरीदा हुआ गोल्ड भी बैंकों में रख के उसके अगेंस्ट लोन लिया है। क्योंकि आपसे डिक्लेरेशन साइन कराई जाती है जब आप लोन लेने जाते हैं कि आपका ये कहाँ से है, वो डिक्लेरेशन साइन करके लोगों ने, और जब आप लोन ले लेते हैं तो लोन तो आपके बैंक में आता है। हाँ। तो ये कहीं कहीं ना कहीं ये ब्लैक को व्हाइट करने का हाँ। एक 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 चैनल बन जाता है। भाई कैश में लिया हुआ जो पुश्तैनी गोल्ड पड़ा था जिसके कोई बिल नहीं है हमारे पास, हो सकता है जेन्युइनली भी बिल कई बार मिसप्लेस हो जाता है। अब आपका मान लीजिए 30-40 साल पुराना गोल्ड पड़ा है हाँ। तो उसका बिल मिसप्लेस हो जाता है, तो उसको आप जाते हैं मुथूट फाइनेंस गए या मन्नापुरम गए या किसी भी गोल्ड लोन कंपनी के पास गए, आपने देखा होगा कैश फॉर गोल्ड आजकल कई जगह हाँ। आपको सड़कों पर लिखा दिखाई देगा, बहुत लोगों ने काम शुरू किया है। हाँ। तो उसको वो व्हाइट हो, आप सोचिए कि आपने अनअकाउंटेड गोल्ड को वहां रखा और उसको उसके बदले में आपने लोन ले लिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमेशा तो नहीं। हालांकि लोग ऐसा करते हैं तो गलती करते हैं, अगर कोई करेगा, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। हम्म। तो मुझे लग रहा है सरकार पूरा गोल्ड के बारे में पूरा डेटा इकट्ठा कर रही है कि देश में कितना गोल्ड है, कौन यूज करता है, कौन इंपोर्ट करता है, किस तरीके से कितना मंगाया जाता है, क्या उसकी जरूरत है कि नहीं है। और ये इसमें 1 नंबर का 2 नंबर का गोल्ड की पूरी की पूरी, विक्रांत अगर मैं इसको समराइज करके बोलूं तो हाँ। गोल्ड की एक अर्थव्यवस्था देश में अलग से चलती है। हाँ। आज तक इस अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया। और आपको पता है जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, भारत के भी कुछ इंस्टीट्यूशंस ने ये फोरकास्ट किया कि भारत में 25 से 30 हजार टन तक हाँ। भारतीय घरों में गोल्ड है। हाँ। और जिस गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक का मैंने आपने जिक्र किया था, हो सकता है उसके बारे में भी कुछ विचार किया जा रहा हाँ। हो कि भाई ये जो गोल्ड घरों में पड़ा है, ये घरों में पड़ा गोल्ड आपने किसी सबसे तरह पहले अगर वो आइडिया दिया था सर, दास स्वतंत्र पर ही। हाँ हाँ। हाँ के सरकारी तंत्र में, सरकारी मैकेनिज्म में वो आ जाए, कुछ ऐसी स्कीम निकाला जाए। मुझे लग रहा है गोल्ड पे सरकार ने अब रिसर्च करनी शुरू कर दी है। खाली आप और हम नहीं गोल्ड पे बात हाँ। करते, अब सरकारी गलियारों में भी गोल्ड पर बातचीत हो रही है और बड़े लेवल पे, मैक्रो लेवल पे बातचीत हो रही है। और गोल्ड बहुत चर्चा में है, चर्चा में भी है, गोल्ड चिंता में भी है। हम्म। जब से $4100 से नीचे गया कॉमेक्स में, तो हाँ। चिंता में भी है, निवेशक हड़बड़ा रहे हैं, लोग चिंता में हैं, भाई क्या होगा, ये तो यार गिरे चली जा रही है, गिरे चली जा रही है, रुक के नहीं दे रही है कीमत, हम्म। वगैरह वगैरह। तो गोल्ड अचानक से ऐसी कमोडिटी बन गया है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है, विक्रांत। सर एक चीज ये बताइए अब कि जब ये सरकार ने ये डाटा मांगा है और हाउस होल्ड जो लोन लिया गया है उसकी भी जानकारी मांगी गई है, तो एक जो बड़ा आरोप लगता है, जो राजनीतिक आरोप लगेगा कि अब आपके घरों के सोने पर भी सरकार की नजर है। तो सरकार पर यह आरोप भी लगेगा क्योंकि जो लोन है लोगों का वो उनके घरों का लोन है जो उन्होंने बैंकों से पैसा लिया हुआ है। तो ये एक बड़ा दिक्कत भी हो सकती है सरकार को। विक, विक्रांत देखिए, जब आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं हम्म। तो आप गोल्ड वहां पर रख के आते हैं उनके पास, इन गोल्ड लोन कंपनीज के पास। तो वो तो आपका एक तरह से, मैं यही तो मैंने आपको कहा, अगर कोई अपना 2 नंबर का गोल्ड या कैश का गोल्ड वहां रख के आ रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इसको वाइट कर लूं, तो वो एक तरह से फंडामेंटल एक गलती कर रहा है। तो देखिए वो तो पैसे ही रिकॉर्ड पे आ जाता है। हम्म। क्योंकि इन कंपनीज की, ये सब लिमिटेड कंपनीज है, इन कंपनीज की बैलेंस शीट फाइल होती है, इनको पूरे कितने ग्राहकों से इन्होंने लोन गोल्ड लिया हुआ है, किस किस को लोन दिया हुआ है, ये सब पब्लिक डोमेन में होता है। तो हम्म। ये कोई पहली बात छुपी हुई बात नहीं है। सरकार का निजी घर पे पड़े गोल्ड पर हमला तब माना जाएगा जब सरकार लोगों से पूछेगी हम्म। कि बताइए आपके पास कितना गोल्ड पड़ा है। और कि ऐसा कोई स्कीम निकाली जाए कि सरकार कंपल्सरली एक लॉ बना दिया जाए कि अब आपको आपके घर पे पड़ा गोल्ड डिक्लेयर करना है। हम्म। आपको पता होगा कि किसी के घर अगर सर्च और सर्वे होता है, हम्म। तो अगर मैरिड महिला है तो उसके 500 ग्राम तक गोल्ड पे पूछताछ नहीं की जाती। यानी किसी के घर रेड पड़ी इनकम टैक्स की और 500 ग्राम गोल्ड मिला तो उससे उससे उसको उसको माफ कर दिया जाएगा, आप मैरिड है। अनमैरिड के लिए 250 ग्राम है, हम्म। अगर अनमैरिड महिला है तो 250 ग्राम है। तो कुछ एमनेस्टी तो इनकम टैक्स लॉ में दी हुई है। पर हम्म। अभी सरकार, मुझे लग रहा है वो वहां तक तो नहीं पहुंची है। गोल्ड लोन कंपनी से पूछताछ करना वो ऑलरेडी रिकॉर्ड में है। हम्म। गोल्ड लोन, आप क्या समझते हैं, आप गोल्ड लोन कंपनी को दे के आ रहे हैं तो किसी को मालूम नहीं है? ऐसा हाँ। नहीं होता है। हाँ। क्योंकि ये लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इनका ऑलरेडी ऑलरेडी इनको अपना ब्यौरा भी देना पड़ता है और इनके रिकॉर्ड्स ऑडिट भी होते हैं। तो आपका नाम पहले ही रिकॉर्ड में आ जाता है।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी लोग घरों तक, अभी वो नौबत नहीं आई है विक्रांत, हाँ देखते हैं आगे 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 क्या होता है। हाँ सर, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि जो लोगों ने लोन लिया हुआ है उसमें से बहुतों का ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों का जिन्होंने कैश खरीदा हो, बिल ना हो। लेकिन सर जो पुराना सोना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, उसका तो किसी घर में सर वो नहीं होगी, पर्ची नहीं होगी। मेरे पिताजी को जो मेरे दादा से मिला वो मेरे पिताजी को मिला, उसके बाद वो मुझे मिलेगा। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी हर घर में आगे बढ़ता जाता है, कहाँ से बिल रखेगा आदमी हर चीज का। देखिए उसमें अगर कुछ ऐसी नौबत आती है विक्रांत, हम्म। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात स्वीकार है। मान लीजिए किसी की दादी जी ने, नानी जी ने, बड़ हाँ दादी ने दिया है, और बहू या सास ने बहू को हाँ दिया है, बेटी को दिया गया है, इनहेरिटेड गोल्ड जिसको हम कहते हैं, विरासत हाँ में जो गोल्ड मिलता हाँ है, तो उसमें देखिए इसको सिद्ध करने में प्रॉब्लम तो आएगी। अगर कभी ऐसा सरकार की तरफ से मुहिम चली, तो ये सिद्ध करने में तो आएगा, आपको कहीं ना कहीं से सिद्ध। आपको मैं इसका पैरेलल एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। भारत में जो भारत से बाहर जो इंडियन सेटल्ड है, हाँ उनका एक पीआईओ कार्ड बनता है, आपने सुना हाँ होगा, जी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओरिजिन। तो ये एक तरह से भारत का पासपोर्ट सा ही होता है, उसमें ऐसे कार्ड होल्डर्स को भारत में आने के लिए वीजा वगैरह की फॉर्मेलिटी का सिरदर्दी नहीं करनी पड़ती। आप एक तरह से पर्सन ऑफ इंडियन। तो अब दिक्कत ये आ रही थी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वालों को सिद्ध करने के लिए, मान लीजिए किसी की तीसरी जनरेशन वहां रह रही है, हाँ उनको ये सिद्ध करना पड़ता है कि मेरे दादाजी या बाप दादाजी, खाली नाम अगर मान लीजिए अग्रवाल है, चावला है, गुप्ता हम्म, है, तो नाम से तो पता लग रहा है कि आप भारतीय मूल हाँ के, अमेरिका में थोड़े ना, ये हाँ अमेरिकी मूल के आप थोड़े ना है। हाँ पर फिर भी आपको कोई ना कोई कागजात इसमें विक्रांत देना पड़ता था, जो ये करता कि आपके फादर का कोई गांव का कोई पेपर पड़ा हो, आपके दादाजी के कोई शहर का पेपर पड़ा हो, जहां हाँ ये लिखा हो, राशन कार्ड कोई पुराना पड़ा हो जहां आपका नाम लिखा हो, दादाजी का नाम। तो कुछ इस तरीके से इसमें दिक्कत आएगी कि हम्म, आपको पुश्तैनी गोल्ड को, वरना तो ये वाइट करने का एक साधन बन जाएगा। मैं हाँ आज 2 किलो गोल्ड ले लेता हूँ ब्लैक पे पैसे का, और उसको कह दूंगा ये मेरे दादाजी का गोल्ड है। आप मेरी हाँ, बात अगर समझ रहे हैं तो देखिए, बिल्कुल समझ इसको लो। हाँ सिद्ध तो करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि ऐसे ओपन आपको एक एक रूट नहीं दिया जा सकता। हालांकि मैंने तो सलाह दी थी कि एमनेस्टी स्कीम लाई जानी चाहिए। उस हाँ एमनेस्टी स्कीम में एक दिक्कत ये आएगी कि लोग क्या करेंगे, एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा के अपने जो कैश पड़ा है, जिसके बाद धड़ाधड़ गोल्ड खरीदेंगे, लो भैया अब तो उसको गोल्ड बना लो। तो उसके लिए एक चेक लाना पड़ेगा, एक एक चेक, एक कहीं पर एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा कि जिससे लोग इसका फायदा ना उठा पाए। पर ये सच है, तो मैं आपके जो फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी सलाह देना चाहूंगा कि जिस तरीके से गोल्ड पर तहकीकात चल रही है, और जिस तरीके से गोल्ड की पूरी अर्थव्यवस्था जो मैंने कहा उस पर मुहिम चल रही है, तो आपको सलाह दूंगा कि आपके पास अगर घर पर गोल्ड पड़ा है, और ये तो सलाह वैसे भी वैलिड है, ये हाँ स्कीम ऐसा कुछ मुहिम ना भी आए, तो आप उसका कहीं ना कहीं से उसका जो उसका ट्रैकिंग है, जो उसको ट्रेल कहते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करिए। कई दफे क्या होता है, जैसे दादी जी एक पर्ची पे लिख के रख गई, या हाँ किसी बिल में लिख के रख गई, कोई चिट्ठी लिख के रख गई, ये लो मैं तुम्हें देती हूँ या देता हूँ, या नानी जी ने लिखा, या दादी जी ने, दादाजी ने। तो कोशिश करें कि उसको आप बैक ट्रैक करके उसकी ट्रेल, अगर आपके पास ऐसा गोल्ड है जो पुश्तैनी है, तो कोशिश करें उसकी ओरिजिन आप कोई ना कोई कागजात, कोई सबूत एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। वरना तो ये तो ओपन ओपन वो हो जाएगा कि भाई ये मेरे उनका पड़ा है पुराना सा सेट, पुराने मॉडल का एक सेट बनवा के। तो समस्या तो आएगी विक्रांत इसमें। देखते हैं आगे क्या चलता है। अभी तो हम सब अटकलें लगा रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ होगा भी नहीं। लेकिन सर जिस तरीके से सोने पे हलचल शुरू हुई है, ऐसा तो लग रहा है कि कुछ कुछ तो चल रहा है, कुछ चल रहा है बड़ा, जो शायद आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेगा। इसलिए चल रहा है विक्रांत के, देखिए जो भारत में ब्लैक मनी है, मैं हाँ उस पे, क्योंकि मैं टैक्स पे भी बहुत हाँ बोलता हूँ, और टैक्स पे मुझे बोलते हुए बहुत साल हो गए। भारत में जो ब्लैक मनी है वो 3 फॉर्म में ज्यादा है। हाँ। पहला फॉर्म है प्रॉपर्टी। हम्म। प्रॉपर्टी भी जो लैंड है, जो गांव की लैंड है, खासकर जो सब अर्बन लैंड है, वहां पर बड़ी मात्रा में 2 नंबर का पैसा मुझे लगता है कि पाक होता है, हाँ ऐसा ऐसा नजर आता है। दूसरा बड़ा जो संसाधन है वो गोल्ड है, हाँ क्योंकि गोल्ड, आज भी कोई व्यक्ति कैश खरीदने जाए तो जो लोग इससे हिचकिचाते नहीं है, हाँ, तुरंत तुरंत उसको देते कैश हैं का सर, गोल्ड तुरंत देते। देते हैं। हाँ तो ये मुझे लगता है, एक तो अगर आपको ब्लैक मनी जनरेट होने से रोकना है तो उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ओपनली, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों वो देते हैं, आपने ये नहीं कभी पूछा उनके कैसे, हम्म, क्योंकि गोल्ड का पूरा रिकॉर्ड जो है, हम्म, इसके लिए सबसे अच्छा मेथड सरकार के लिए, मैं सलाह दे देता हूँ। जी। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो में यूज की जाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है कि किसी चीज की
ब्लॉक बाय ब्लॉक उसकी ट्रेल रहती है हाँ कि ये किसने लिया, फिर किसने लिया, फिर किसने लिया। तो मुझे लग रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विक्रांत हाँ इस गोल्ड की ट्रैकिंग करी जा सकती है कि यदि 1 किलो सोना बाहर से आया, 99% तो बाहर से ही आता है, हाँ तो वो 1 किलो सोना शेप बदलता रहा, हाँ शक्ल बदलता रहा और हाथ बदलता रहा। ये दो चीजें होती हैं, हाँ हैंड्स चेंज होते हैं और उसकी वो तो मेल्ट होके कभी उसका हार बन गया, कभी चूड़ी बन गया। मुश्किल काम है, पर हाँ आजकल जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसमें किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ब्लॉकचेन से गोल्ड की ट्रेल एस्टेब्लिश की जा सकती है, कम से कम आज के बाद की जा सकती है। देखिए अभी तक जो है उसके लिए कोई स्कीम लाई जा सकती है, हाँ और आज के बाद इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लाके और इसकी ट्रेल एस्टेब्लिश होनी चाहिए, जिससे कि आप 2 नंबर का पैसा गोल्ड में जाने से, और तीसरा तो आपको पता है कैश जो लोग रखते हैं, तीन ये ब्लैक मनी के हैं, प्रॉपर्टी, गोल्ड और कैश। कैश। ये तीन तरीके से ब्लैक मनी पाक, जो पैरेलल इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, वो ट्रेडिशनली तीन तरीके से पाक किया जाता होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए इसको ट्रैक करना, अगर करना चाहती है। एक मुश्किल काम होगा, बड़ा काम होगा, हलचल मचाने वाला काम होगा, हाँ राजनीतिक तौर पे बहुत हलचल मचाएगा, हाँ लोगों के स्तर पे भी हलचल मचाएगा, पर फिर भी जो है इसको किया जा सकता है, संभव है। सर, सोने के दाम इस समय मैं कॉमेक्स पर लाइव देख रहा हूं तो 4,094 के करीब, यानी 1% के करीब गिरावट। चांदी भी सर करीब जी करीब 63.75। तो लगातार गिरावट जारी है। क्या चल रहा है सर? 4,000 के लेवल पे आई गई जिस पर हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने मेरा जो चैनल है शरद कोहली ऑफिशियल, उस पे भी शाम को आपको एक वीडियो हाँ मिलेगा इस पे डिटेल्ड एनालिसिस। पर सट्टेबाजों का खेल है विक्रांत, सट्टेबाजी चल रही है जबरदस्त तरीके से। किसी सेंट्रल बैंक ने नहीं बेचा है, ये हाँ आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ। किसी सेंट्रल बैंक, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने नहीं बेचा है, ये सब सट्टेबाजी कॉमेक्स पे चल रही है। महंगाई का अंदाजा लगाया जा रहा है, फेड की मीटिंग है। आप मेरा अगर कल का शरद कोहली ऑफिशियल पे वीडियो देखें तो इसी पर है कि 16-17 जून पर नजर रखें। हाँ जो फेड की मीटिंग है, तीन बातें होंगी, या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा या कोई बदलाव नहीं होगा। और घटने की तो उम्मीद खैर नहीं नजर आ रही है। पर केविन वॉश की पहली पहली, जो फेड की पहली पहली उनकी हाँ फेड मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग है उनकी ये। हम्म, तो केविन, मुझे नहीं लग रहा डोनाल्ड ट्रंप बढ़ने देंगे, पर जो कमेंट्री आएगी विक्रांत, वो हाँ कमेंट्री मुझे लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण होगी। हाँ और अगर उस कमेंट्री में कुछ ऐसी बात आई कि भाई आगे बढ़ेंगे, अभी तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 4.2 अमेरिका में महंगाई की दर हाँ आई है, हाँ जो कि डराने वाली है अमेरिका, और ये भी असली नहीं है। हम्म मुझे लगता है असल में इससे कहीं ज्यादा है। कल मैं एक मशहूर चैनल पे, नाम नहीं लूंगा मैं, जी प्रोग्राम चल रहा था कि भाई अमेरिका दबादब पैसा कमा रहा है। तो अमेरिका पैसा कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल से। वो कंपनियां कमा रही हैं, अमेरिकी सरकार उस पर ठीक है टैक्स वैक्स कलेक्ट करते हैं, पर ओवरऑल अमेरिका में हालत खराब है। तो हम ये कहें कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है इस युद्ध की वजह से, ये बिल्कुल सरासर गलत खबर है। आप आर्थिक पैमाने जब अमेरिका के एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे अमेरिका बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। और हम्म किसी ने तो ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खत्म करना ही नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं हाँ करना चाहते। ये भी बात गलत है, डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। मैं हाँ अभी इस बात पर अपनी कायम हूं कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, ना पीछे जाने लायक ना आगे। आगे तो अब वो बढ़ रहे हैं, हम्म हमले कर रहे हैं। वो कहाँ, उनको उनको कुछ पता नहीं कि वो क्या हासिल करने वाले हैं। हम्म ये हमले, क्योंकि ईरान पर ये हमले विक्रांत, वो अगले 1 साल तक भी करते रहेंगे। हाँ, तो वो ईरान को ध्वस्त मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से कर ये तो पाएंगे। समझ कहीं में आ इसका रहा है। समझौता ही इसका हल है, और अमेरिका अपना ही नुकसान पहुंचाएगा। बहरीन में जो उनकी फिफ्थ फ्लीट है, अमेरिकन बेस है, वहां पर बेतहाशा नुकसान उन्होंने किया है। करीब करीब ऐसा कहा जा रहा है कि वो फ्लीट उनकी डैमेज हो चुकी। हम्म कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं इसकी भी कोई खबर नहीं है, वो फिर निकाल। तो खबरों का ना आना, हम्म ये नहीं कि खबर बन नहीं रही है, आप हाँ खबर आप तक पहुंच नहीं, बन रही है। ऐसा नहीं होता कि खबर, आप तो खबरों की दुनिया के हाँ खुद वेटरन है। सर। खबर आप तक पहुंच नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि खबर बन नहीं रही है, खबर तो हाँ बन रही है, आप तक पहुंच नहीं रही बहुत है, नहीं। वो एक अलग बात है। हम्म तो मुझे लग रहा है कि मामला जो है ये अभी 16-18 जून को उसमें क्लैरिटी आएगी कि किधर को ऊंट किस करवट बैठेगा। हाँ हालांकि मैं अपनी जो राय देता हूँ उस पर जी मैं अभी भी कायम हूँ। मुझे हाँ उसमें कोई दो राय नहीं है कि सोना लॉन्ग टर्म का बहुत बढ़िया साथी बन सकता है। सर, एक अंतिम सवाल केवल कि ये, यानी अगले जो 7-8 दिन हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण है सोने और चांदी को लेकर, क्योंकि इस बीच युद्ध भी दोबारा से तेज होता दिखाई दे रहा है, और 16-17 की जो बैठक है उस पर तो दुनिया की नजर लगी हुई है।
बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मैंने तो खुद ही कहा कि आप 16 से 18 जून को, क्योंकि वहां पर जो 16-17 को बैठक होती है, तो क्योंकि दिन रात का फर्क होता है, हम्म। तो हम तक अनाउंसमेंट पहुंचने में 17 तारीख लेट नाइट, या हमें 18 तारीख सुबह बेसिकली आपको हाँ। पता लगता है। हाँ। तो बिल्कुल ठीक है, अगला एक हफ्ता बहुत क्रूशल है। लड़ाई तो अभी पता ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, कब तक चलेगी। एक हफ्ता काफी है, नहीं है, 2 दिन काफी है, नहीं है, कभी रुक गई, फिर चल गई, फिर रुक गई, फिर समझौता। अब कह रहे हैं ईरान गिड़गिड़ा रहा है मेरे आगे कि बिल्कुल। लड़ाई भैया मेरे ऊपर बमबारी मत करो। पता नहीं कौन गिड़गिड़ा रहा है उनके आगे, उस शख्स का नाम क्या है। ईरान में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन, इस टाइम इंग्लिश में बोलते हैं हुज पुलिंग द थ्रेड्स। हम्म। ये भी नहीं समझ में आ रहा है ईरान में। बहुत ही, मैं समझ रहा हूँ दुनिया इतने, मैंने अपने 3.5 दशक के करियर में मैंने हाँ। दुनिया को इतनी लंबे समय तक अनिश्चितता की परिस्थिति में जाते हाँ। देखा नहीं। मेरे लिए भी ये पहली बार है कि इस प्रकार से दुनिया अनिश्चितता के एक जोन में चली गई है, विक्रांत। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। चर्चा में शामिल हुए, थैंक यू। शुक्रिया।